हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी एंड ऑर्गेनोमेट्रिक्स की जितने भी क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेईई में आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आज की सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट मेटलर्जी एंड ऑर्गेनोमेट्रिक डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2007 में आया था, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स which of the following reduction methods can bring about a non-spontaneous reduction। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय अदर मेटल एंड रिडक्शन बाय हैलोजन। यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे जो रिडक्शन बाय कार्बन, अगर कार्बन की रिडक्शन किया जाए या रिडक्शन बाय अदर मेटल्स या रिडक्शन बाय नाइट्रोजन, हैलोजन, इन सब की जो होता है ये सब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ओनली यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस कौन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तुम नाम से देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। मतलब इस रिएक्शन की जो डेल जी है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या किया जा रहा है, फोर्सफुली किया जा रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोर्सफुली रिएक्शन को किया जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द है, रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ अदर मेटल और रिडक्शन ऑफ हैलोजन, ये नॉर्मली होता है। तो ये क्या होता है, डेल जी इक्वल टू नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होता है। ओनली जो ऑप्शन वन जो फोर्सफुली किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो ये क्या है, ये हम लोग का एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, जब भी कोई भी रिएक्शन में, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी रिएक्शन में फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इस रिडक्शन अगर फोर्स रिक्वायर्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या था, 2007 का था। चलो हम लोग आगे जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा इधर लगा देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट मिलते हैं? देखो अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि तुम देखो, अगर तुम अर्थ क्रस्ट में देखोगे आयरन, वो क्या होगा, Fe2O3 के फॉर्मेट में रहता है, या सिलिकॉन SiO2, मतलब इसकी वेरियस फॉर्मेट होता है, एल्युमिनियम Al2O3। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो भी मेटल्स हैं ये क्या रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ऑक्साइड फॉर्मेट में रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, नेचर में जो मोस्ट ऑफ द होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सारे मेटल के साथ ही वो रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म में रहता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो डेटा है 46% के आसपास अर्थ क्रस्ट में तुम्हें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज सारे मेटल के साथ ही ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, वो आयरन हो, सिलिकॉन हो या एल्युमिनियम हो, लगभग 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, metal carbonyl multiple bond in the metal carbonyls are preferably identify from the stretching frequency of। तो यहाँ पे बोल दिया गया मेटल कार्बोनिल। ठीक है, मेटल के साथ एक कार्बोनिल है। ठीक है, तो जनरली हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो मेजॉरिटी काउंट करते हो क्या करते हैं, MCO बॉन्ड से काउंट करते हैं। ठीक है, MCO बॉन्ड से जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे तुम अगर वेरियस मॉलिक्यूल में देखोगे, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, उसके क्या होता है, वेरियस जो ये जो मेटल कार्बोनिल की वैल्यू है ये होता है। ठीक है, वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा कंपाउंड होगा, तो उसके जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो भी तुम्हारा डिफरेंट होता है। जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं अगर तुम्हें एक डेटा दिखाऊंगा, जैसे कोई एक मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच है। ठीक है, अगर मैं पहले फ्री कार्बोनिल का बता देता हूँ, फ्री कार्बोनिल का होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या होता है, फ्री कार्बोनिल का। ठीक है, बट अगर ये कार्बोनिल तुम्हारा एक मेटल के साथ बाउंड हो चुका है, ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, जो तुम्हारे कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो मेटल है,
तो मेटल क्या करेगा, तुम्हारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो तुम्हारे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी तुम्हारा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्स तुम्हारे जो डेटा मिलता है, ठीक है, अगर लगभग 2120 टू 2120 टू 1850 तक, ठीक है, 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक मिलता है। और अगर तुम देखोगे तुम्हारे जो कार्बोनिल के साथ दो मेटल अटैचमेंट है, दो मेटल के, ठीक है, तो तब तुम्हारे वैल्यू और भी चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, ज़्यादा मेटल देगा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा, क्योंकि दो मेटल यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है मेटल की इलेक्ट्रॉन, तो तब हो जाता है 1850 टू 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर तुम देखोगे तीनों मेटल अटैचमेंट हो चुका है, ठीक है, ठीक है, तीनों मेटल की अटैचमेंट हो चुका है, तो तीनों मेटल तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तीनों मेटल तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगा, लगभग 1730 टू तुम्हारा आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये जो तीनों डेटा है, डेटा को याद रखना, क्योंकि वेरियस कार्बोनिल की जो वैल्यू होता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल और डिफरेंट नंबर ऑफ मेटल के साथ जब अटैच होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हें पता ही है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि जो तुम्हारे मेटल की बॉन्ड है उस मेटल की बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करके तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे जो ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्पाउंड है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, द थर्माटाइट प्रोसेस इन आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मॉल्टेन आयरन बाई एल्युमिनियम पाउडर बिकॉज। जो तुम्हारे थर्माटाइट प्रोसेस है वहां पे तुम्हें बोल रहा है जो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर से, क्यों? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एफी इज लो, एफी की मेल्टिंग पॉइंट कम है, द रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक, रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, और एल्युमिनियम इज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट एलिमेंट, एम्फोटेरिक एलिमेंट। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे, ये जो थर्माटाइट प्रोसेस है, बेसिकली थर्माटाइट प्रोसेस क्या है, थर्माटाइट प्रोसेस तुम्हारा है, अगर तुम Fe2O3 इसके अंदर तुम एल्युमिनियम डाल दोगे तो क्या होगा, ये वाला Al2O3 और Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे +3 था और एल्युमिनियम की 0, आफ्टर रिएक्शन एल्युमिनियम की +3 और Fe का 0 हो जाएगा। मतलब Fe यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब डेलीज होता है तुम्हारा नेगेटिव इस थर्माटाइट प्रोसेस में, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो हीट को क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में वापस जाऊंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा पहले ऑप्शन में बोला है द मेल्टिंग पॉइंट इफ इज लो, तो डेफिनेटली गलत है, एफी के मेल्टिंग पॉइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है थर्माटाइट प्रोसेस का। द रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक, ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 में बोला लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, एकदम सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन स्टेटमेंट जो 3 को मैं देख रहा हूँ, स्टेटमेंट 3 इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है बिकॉज दिस एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और क्वेश्चन ऑप्शन 4 में बोला एल्युमिनियम इज एन एम्फोटेरिक एलिमेंट। देखो एल्युमिनियम इज नॉट ए एम्फोटेरिक एलिमेंट। हाँ, अगर Al2O3 होगा देन तुम बता सकते Al2O3 से एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, तब सही होगा। बट एम्फोटेरिक एलिमेंट बोलकर कुछ नहीं होता है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है जो, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक की मीनिंग है। तो Al2O3 तुम्हारा एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है जो एसिड या बेस की तरह, बट एल्युमिनियम कोई एम्फोटेरिक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसे कोई एम्फोटेरिक एलिमेंट बोलकर ही कुछ नहीं होता है, वह एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर, वह एसिड भी है बेस भी है, तो वो क्या है, एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर 3 इज राइट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ये 2009 का क्वेश्चन था।
हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला है B2H6 और B4H10 रिस्पेक्टिवली द एग्जाम्पल ऑफ नीडो एंड एराक्नो, नीडो एंड क्लोजो, क्लोजो एराक्नो एंड नीडो बोरिन। तो ऐसे क्लोजो नीडो एराक्नो को कैसे निकाला जाता है, पहले ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो देखो क्लोजो नीडो एराक्नो को जो निकालने का एक रूल है, क्या रूल है, मैं रूल में जाऊंगा, चलो देखते हैं। अगर तुम्हारा BnHn2- होगा तो उसको बोला जाता है क्लोजो। अगर तुम्हारा BnHn4- होगा तो उसको बोला जाता है नीडो। BnHn6- होगा तो उसको बोला जाता है एराक्नो। BnHn8- होगा उसको बोला जाएगा हाइपो। ठीक है। तो यहाँ पे इन क्या है, नंबर, इंटीजर नंबर है। तो इसका मतलब सपोज मैंने तुम्हें दिया B2H8, मैंने तुम्हें बोला ये वाला कौन सा बोरॉन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे B2H2 जितने नंबर ऑफ बोरॉन है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा। तो B2H2 6-, तो B2H2 6- इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एराक्नोबोरेन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एराक्नोबोरेन, एकदम इजी है। ठीक है। अगर तुम्हें मैं दूंगा B10H40, तुम क्या लिखोगे, B10H10 4-, तो 4- है तो क्या बोलोगे तुम इसको बोलेंगे दिस वन इज नीडोबोरेन। ठीक है। तुम्हें मैं दूंगा B2H4, तो तुम क्या लिखोगे, B2H2 2-, तो क्या हो जाएगा, क्लोजो। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस रूल को एक बार लिख लो। ठीक है, जो वीडियो को पॉज करके, तो वापस हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है B2H6 और B4H10। तो अगर B2H6 को देखोगे, B2H6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B2H2 4-, तो ये वाला क्या हो गया, नीडो। और सेकेंड में B4H10 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, B4H4 6-, तो क्या हो जाएगा, एराक्नो। तो एक पहले वन नीडो, सेकेंड वन इज एराक्नो, तो ऑप्शन वन इज राइट। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे, क्वेश्चन करते करते हम लोग थ्योरी को भी पढ़ रहे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली शॉर्ट टाइम में तुम्हारे रैंक को इम्प्रूव करने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड है, क्वेश्चन आंसर करते करते ही तुम लोगों का थ्योरी भी पढ़ लेना, जो मैं तुम लोगों के साथ कॉम्प्लीटली IIT JAM की सिलेबस में डिस्कस करूंगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जो यहाँ पे व्हिच वन इज सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल्स कौन है, अगर तुम पी ब्लॉक में देखोगे तो तुम्हारे जो सेमी मेटल क्या है, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा सेमी मेटल है। ठीक है। और भी बहुत सारे सेमी मेटल होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सेमी मेटल की जो लिस्ट है, वहां पे जार्मेनियम और आर्सेनिक और Sb और Te, इन दोनों सेमी मेटल हैं। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में कितने सेमी मेटल हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बी और सी, कितने सेमी मेटल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि दोनों जो है ना, जर्मेनियम आर्सेनिक और एसबीटी, पीरियोडिक टेबल की तरह एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा। तो बेसिकली एमएसक्यू सेक्शन में क्वेश्चन था और आंसर बन जाएगा बी और सी। ओके, इंफॉर्मेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मेटल दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन मेथड, अभी किया ना हम लोग ने, अभी किया। एक तो मेरा देखा एल्युमिनियम का, Fe के साथ रिएक्शन कर रहा था रिडक्शन मेथड में।
सिमिलरली और एक करता है जो होता है तुम्हारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर सपोज तुम कार्बन के अंदर डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस कार्बन, मतलब मैग्नीशियम जहाँ पे +2 स्टेट में था, मैग्नीशियम यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज द रिडक्शन। तो ये भी एमएसक्यू सेक्शन था जो हो जाएगा ए और डी। एल्युमिनियम को तो हम लोग देखा ही था, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये भी तुम्हारा क्या कर रहा है, रिडक्शन मेथड को फॉलो कर रहा है और एक्सट्रैक्टेड किया जा रहा है बाय रिडक्शन। ठीक है, प्योर मैग्नीशियम में, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड टू प्योर मैग्नीशियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइब्रेशनल स्ट्रेच द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। तीनों कॉम्प्लेक्स दिया गया, PF3 होल 3 MO CO होल 3, PCl3 होल 3 MO CO होल 3, POMe होल 3 ब्रैकेट होल 3 MOCO होल 3। मतलब बेसिकली यहाँ पे तीनों जो ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स है। एक बार PF3 है, एक बार PCl3 है, एक बार POMe3 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग को अरेंज करके देखना है। देखो ये बेसिकली ऑर्गेनोमेटली की क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट को नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट दिखा रहा हूं। मोलिबोडिनियम यहाँ पे है तुम्हारा CO, यहाँ पे है मोलिबोडिनियम PCl3 CO। ठीक है, बेसिकली CO ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ठीक है मैं 2 बॉन्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज होगा नहीं तो पॉजिटिव चार्ज देखकर। ठीक है, और एक बार लास्ट में क्या होगा, MOCO और POMe। अब देखो मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेटल क्या करेगा, तब अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है और अच्छे से रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो अगर तुम इन चारों ऑप्शन को तीनों ऑप्शन को देखोगे, यहाँ पे ओनली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो है OMe यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फॉस्फोरस को। तो अगर फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस क्या करेगा, जो मोलिबोडिनियम है उसको इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर मोलिबोडिनियम को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मोलिबोडिनियम क्या करेगा, कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा। मतलब कंप्लीट देखो एक चेन रूल की तरह पुशिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बोनिल। पहले OMe दिया, ठीक है, उसके बाद MO दिया, फॉस्फोरस मोलिबोडिनियम को दिया, देन मोलिबोडिनियम कार्बोनिल को दिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो लॉन्ग लेंथ की तरह एक रेजोनेंस देख पा रहे, इससे क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल की बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया मेरा डिक्रीज। और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, हम लोग जानते हैं फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर K बाई म्यू। तो क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस करेगा तो सिंगल बॉन्ड में जाएगा, तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट K डिक्रीज होगा तो K के साथ न्यू का क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो लास्ट वाला केस है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम बाकी दोनों केस में देखोगे जहां पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विद्रो नहीं किया जा रहा है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्रो कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे विद्रो कर रहा है, फ्लोरीन विद्रो कर रहा है, तो CO क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में अभी इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। अभी इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है ये उल्टा डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो इस ए अगर 1, 2 और 3 का देखेंगे तो क्या होगा, 1 का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा होगा और 3 का सबसे कम होगा और 2 मिडिल में हो जाएगा। ठीक है,
तो 1 2 3 तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, 1 का सबसे ज्यादा, देन 2 देन 3। 1 का ज्यादा हो रहा है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। और 3 में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा था, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा था, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा था। तो 1 2 3 अगर ऑप्शन को तुम देखोगे तो आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा बी। ओके, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। Among the best following ligand, the ligand the best stabilized low oxidation state of tungsten। देखो टंगस्टेन के यहाँ पे क्या बोला, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हम लोग ट्राई करेंगे न्यूट्रल लाइगेंड के साथ। तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइगेंड कौन है, वाटर एमोनिया CO। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो W है, ठीक है, W W क्या करेगा, जो टंगस्टेन है इसको क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करना है, अगर हम लोग WCO6 लगा देंगे ना, जो CO एक न्यूट्रल लाइगेंड है और इस द लो ऑक्सीडेशन स्टेट में करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि CO एक पाई एसिड लाइगेंड है। तो अगर तुम इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे अच्छे से, इस कॉम्प्लेक्स की जो खासियत है, देखो W जो है, CRMO W, इन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, प्लस कार्बोनिल की वैलेंस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सॉरी ठीक है, CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 6 इंटू 2। तो मेरा यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मेरा WCO6 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ये बन जाएगा मेरा 18 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और 18 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज द हाई स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल। किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमेशा टेंडेंसी रहता है क्या, एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अचीव करे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है ऑर्गेनोमेटेलिक की जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल अचीव कर रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबिलाइज्ड। तो इसलिए टंगस्टन की हमेशा टेंडेंसी रहेगा पाई एसिड जो लाइगेंड है उसके साथ, मतलब जो पाई एक्सेप्टर लाइगेंड है कार्बोनिल, उसके साथ बाउंड करे और एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली सी। चलो हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बायोऑर्गेनिक की क्वेश्चन आ गया, बट मेटल रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, बट जनरली इसको मैं डिफरेंट बायोऑर्गेनिक सेक्शन में डिस्कस करूंगा। द मेटल ऑफ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रेशन ऑफ CO2। देखो CO2 जो है यहाँ पे बेसिकली ए कार्बोनिक एनाइड्रेस है, कार्बोनिक एनाइड्रेस Zn, जिसके साथ Zn होता है, OH होता है और तीनों हिस्टिडीन रिंग होता है। ठीक है, यह है कार्बोनिक एनाइड्रेस की स्ट्रक्चर, जहां पे जिंक +2 स्टेट में होता है। ये कार्बोनिक एनाइड्रेस बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा अगर तुम्हारा CO2 है और वाटर है, इन दोनों की रिएक्शन कराएगा और तुम्हारा H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली काम होता है कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट करना, CO2 और H2O से कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट करना। ठीक है, जो बेसिकली काम होता है कार्बोनिक एनाइड्रेस का। ये मैं जब बायोऑर्गेनिक की क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी मैं बताऊंगा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के देकर। इसके कंप्लीट एक साइकिल होता है, जिस साइकिल को फॉलो करके कैसे CO2 और वाटर के साथ H2CO3 कन्वर्ट करता है, डिटेल्स मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एनाइड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और भी बता दूं, ये जो आयरन होता है ये बेसिकली होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन में, मैग्नीशियम तुम्हारा कोबाल्ट में, क्लोरोफिल में होता है, नॉट अ कोबाल्ट, सॉरी, मैग्नीशियम होता है तुम्हारा क्लोरोफिल में। ठीक है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, और जो कॉपर होता है, कॉपर होता है तुम्हारा हीमोसाइनिन में। ठीक है, जो मतलब ह्यूमन के लिए तो ब्लड है, तो ब्लड में होता है। ठीक है, और बेसिकली जो कॉपर होता है हीमोसाइनिन, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स एनिमल होता है, ठीक है, लोअर एनिमल के अंदर देखा जाता है हीमोसाइनिन, जो ब्लू ब्लू ब्लड बोला जाता है। ठीक है, ब्लू कलर की होता है हीमोसाइनिन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेट्रिक में मेटल की फंक्शन भी पूछा जाता है, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा ही लंबा हो गया,
मेरी स्किन में फिट नहीं कर रहा है। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एम सी, एम यहाँ पे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम है, एंड एम इन द बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन गिवन है, बहुत सारे ऑप्शन में गिवन बोला है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं इतने सारे ऑप्शन को नहीं देखूंगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि सारे ऑप्शन को पढ़ने जाओगे तो क्या होगा बॉस, कॉन्फ्यूशन आएगा। क्या आएगा, कॉन्फ्यूशन, और कॉन्फ्यूशन ही कॉन्फ्यूशन है, सॉल्यूशन तो पता नहीं, तो इसलिए कॉन्फ्यूशन नहीं होना है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को जब भी हम लोग देखेंगे, पहले ऐसे हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे चले जाएंगे, हम लोग एक दिमाग पे गेम करेंगे। क्या गेम, पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कॉम्पाउंड्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो गिवन है टाइटेनियम, देखो पहले मैं बेसिक रूल को बता देता हूँ। एक मेटल है, एक सीओ है, ठीक है। तो अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, ए वाला यहाँ पे जाएगा और ए वाला ऐसे जाएगा। तो इससे क्या होगा, एम सीओ माइनस, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन जब इसे बॉन्ड कर रहा है, मैं देख पा रहा हूं, इससे क्या हो रहा है, जो एमसी बॉन्ड है, एमसी, इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तुम देखो एमसी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड हो गया एमसी का, देखो मतलब मेटल कार्बन का। तो अभी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट मतलब बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, मैं डिटेल्स में भी डिस्कस किया है, देखो मेरी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो ऑर्गेनोमेटलिक की वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं कार्बोनिल का बताऊंगा, सीओ कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बात करें, तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तब देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो चुका है। इसका मतलब तुम्हारे यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया डिक्रीज, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो फोर्स कांस्टेंट भी डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी भी हो गया डिक्रीज। तो इससे क्या हुआ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तुम्हें क्या पूछा गया इसको अच्छे से गौर करना है। अगर तुम्हारा एमसी पूछा जाएगा, मेटल कार्बन, देखो वो इंक्रीज हुआ है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इंक्रीज हुआ है, और अगर तुम्हारा सीओ बॉन्ड है, ठीक है, मतलब कार्बोनिल का पूछा है, देन वो डिक्रीज किया गया है। तो तुम्हें यहां पे देखना पड़ेगा तुम्हें क्या पूछा गया है, तुम्हें पूछा क्या गया है। मैं जैसे क्वेश्चन में वापस जाऊंगा, यहां पे पूछा क्या गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एमसी, क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एमसी। तो एमसी पूछा है, तो एमसी में मैं अगर वापस जाऊंगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एमसी तुम्हारा इंक्रीज होगा, क्योंकि उतने अच्छे से रेजोनेंस करेगा। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा, देखो टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है और इमेन है। इसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर माइनस, ए न्यूट्रल, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से रेजोनेंस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने अच्छे से रेजोनेंस करेगा। तो अगर मैं इसका नाम दूंगा ए बी सी डी, तो सबसे अच्छे से जो रेजोनेंस करेगा वो क्या, कहां पे करेगा, ए में करेगा। इसका मतलब मेटल कार्बन की जो बॉन्ड ऑर्डर है सबसे ज्यादा ए में इंक्रीज होगा, ए में इंक्रीज होगा मेटल कार्बन की, तो तुम्हारे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किसका होगा, ए का होगा। बट अगर तुम ऑप्शन डी में देखोगे, मैंगानीज के केस में, मैंगानीज क्या हो गया, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं होगा तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होगा, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां पे तुम्हारा बी सी डी
ये तुम्हारा क्या हो गया, एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर हो चुका है। क्या हो चुका है, एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पे हुआ है। तो अगर तुम ऑप्शन में वापस जाओगे, इस ऑप्शन को तुम अगर देखो, सबसे ज्यादा जो ऑप्शन यहां पे गिवन है, ये वाला ऑप्शन तुम्हें मिलेगा ऑप्शन सी में, तुम्हें मिलेगा ऑप्शन सी में, टाइटेनियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, देन वैनाडियम, देन क्रोमियम और देन एमएन प्लस। ठीक है, सपोज यहां पे तुम्हें इस क्वेश्चन में, इसको तो सबको समझ आ गया, सपोज इसको तुम्हें यहां पे क्वेश्चन में एमसी नहीं देकर, एमसी तुम्हें नहीं दिया है, तुम्हें एमसी नहीं दिया है, तुम्हें दे दिया है सीओ, कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, अभी अगर कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या होगा अभी, क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अभी यहां पे रिवर्स रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रिवर्स होगा, तो सीओ की बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, मतलब अभी उल्टा ऑर्डर हो जाएगा डीसीबीए अगर कार्बोनिल की पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो उल्टा रेजोनेंस होगा पॉजिटिव चार्ज की तरह, कार्बोनिल की बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर तुम ऑप्शन में तब देखोगे तब तुम्हें कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर कार्बोनिल का पूछा गया है तब तुम्हें आएगा कौन सा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है टू आंसर टू, पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, देन न्यूट्रल, देन एक VCO6 माइनस, देन टाइटेनियम CO6 2 माइनस, तब तुम्हारा आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन को समझ लिया मतलब सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को, इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मेटल कॉम्प्लेक्स इज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को निकालने बोला है, एकदम इजी है। मैं यहाँ पे थोड़ा पेज थोड़ा हेजी हो चुका है क्योंकि मैंने इमेज लिया है, Na के साथ पहले दिया है CO, तो Na और CO के साथ रिएक्शन होता है NaCO होल 4। ठीक है, यहाँ पे NaCO के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा NaCO होल 4, और NaCO होल 4 क्या है, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 और कार्बोनिल का 2, तो 4 इंटू 2 ये बन गया है तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन प्रोट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, 18 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में तुम्हारा क्या गिवन है, FeCl2 प्लस NaC5H5 माइनस, ये तो और भी इजी है, Fe है, Cl2 है, Fe का प्लस 2 है, इसके साथ जब तुम्हें सोडियम और C5H5 दिया जा रहा है, ठीक है, बेसिकली साइक्लोपेंटेन डाइनल एनायन है, इसके साथ जब तुम रिएक्शन करोगे तो तुम्हें मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पॉपुलर कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉल्ड फेरोसिन। क्या मिलता है, बोलता है इसको भाई, इसको बोलता है फेरोसिन। ठीक है, इज द प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन। तो फेरोसिन में क्या होगा, फेरोसिन में क्या होगा, फेरोसिन में मैं देख पा रहा हूं FeCl2 और सोडियम और C6H5, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 मोल लगेगा और यहाँ पे भी 4 CO लगेगा। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा फेरोसिन की प्रिपरेशन हो रहा है, जहां पे ये वाला जो ये क्या है, ईटा 5 है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ईटा 5 C5H5, क्योंकि इसकी हेप्टिसिटी 5 है, हम लोग जानते हैं। तो अगर हेप्टिसिटी 5 है तो इसका 5, इसका 8 और इसका 5, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो NiC होल 4 हो रहा है और सेकंड केस में तुम्हारा फेरोसिन की सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों बेसिकली रिएक्शन में हो रहा है, मतलब दिस वन इज X और दिस वन इज Y। ठीक है, तो अभी देखेंगे XY में कौन सा कंपाउंड यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, X में X और Y दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो देखेंगे अगर X और Y को कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, अरे मैं तो देख ढूंढ लिया, कहां पे कर रहा है, 1 में कर रहा है, NaC होल 4 और फेरोसिन। एकदम इजी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनोमेटेलिक का, फुल मार्क्स आता है यहां से, एकदम फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा ये बायोइनऑर्गेनिक की क्वेश्चन है, इसको मैं अभी स्किप करूंगा, बायोइनऑर्गेनिक में